हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अभी मार्केट में कोविड की वेव के आने की वजह से मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है और ऐसे में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप लोगों को, जहां पे आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और इस वीडियो में हम ऐसा ही एक पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं जिसमें हम 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनाएंगे। 10 स्टॉक्स में इसको बांटा जाएगा और सब में बराबर पैसा बांटा जाएगा, 10-10 हज़ार रुपए के आसपास। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ आप स्केल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पोर्टफोलियो सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए ही है। आप इसको 2 लाख का करना चाहते हैं तो 10-10 हज़ार की जगह आप 20 हज़ार कर सकते हैं। अगर आप इसको 5 लाख का करना चाहते हैं तो 10-10 हज़ार की जगह हर स्टॉक में 50 हज़ार रुपए लगाए जा सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, पूरी की पूरी आपको एनालिसिस करके दिखाई जाएगी। इसमें आपको यह भी बताया जाएगा कि कैसे आप इसी पोर्टफोलियो को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें आपको यह भी बताया जाएगा कि किस स्टॉक के बदले आप कोई और स्टॉक ले सकते हैं। ऑल्टरनेट्स भी बताए जाएंगे आपको, किस में कितना रिस्क है, कितनी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। ये सारी होलिस्टिक पिक्चर हम देखने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पोर्टफोलियो बनाने में वैसे तो बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे कुछ कुछ स्टॉक्स खरीदे जाते हैं, एक दो स्टॉक्स। लेकिन अभी क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, ऐसे में सारे के सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट बाइंग लेवल के आसपास खड़े हैं। तो ज़्यादातर स्टॉक्स तो जो इस पोर्टफोलियो में होने वाले हैं वो ऐसे स्टॉक्स होंगे जो बिल्कुल पके पकाए खड़े हैं। सिर्फ एक दो स्टॉक्स ऐसे होंगे जिसमें हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स के साथ साथ उनको अच्छे प्राइस पे खरीदना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए जाएंगे, सारे के सारे ब्लू चिप स्टॉक्स डिस्कस किए जाएंगे। ऐसे स्टॉक्स जिनको मैं दिन रात ट्रैक करता हूं और जो मेरे पसंदीदा स्टॉक्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जिसको मैं ट्रैक नहीं करता, जिसमें मैं काम नहीं करता, जिसमें मैं किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हूं, चाहे इक्विटी हो, एफएन हो। इन सारे स्टॉक्स में मैं वो सारी चीजें करता हूं। पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो है वेल डाइवर्सिफाइड है, कोई भी आपको वहां पे क्लैश नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन का ख्याल रखा गया है। ज्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो लार्ज कैप हैं, एक दो मिड कैप भी हैं। लेकिन ऐसा ना समझें कि इन लार्ज कैप स्टॉक्स के आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। ये स्टॉक्स लार्ज कैप होने के बावजूद अगर आप इनकी रिटर्न प्रोफाइल देखोगे, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो रिटर्न प्रोफाइल बिल्कुल मिड कैप कैटेगरी के टाइप की स्टॉक्स की है, यानी कि रिस्क लार्ज कैप वाला और जो रिटर्न्स हैं वो ऑलमोस्ट मिड कैप कैटेगरी के हैं। और दोस्तों, एंड में मैं आपको पाई चार्ट भी बना करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, विजुअली आपको अच्छा लगे देखने में, और जिसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आपके एक स्क्रीनशॉट में सारी की सारी बातें आ जाएं। तो चलिए दोस्तों, इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट का ऑल टाइम हाई जो अभी रिसेंटली मार्केट ने लगाया था 18,887 का था, जो कि अभी 1000 पॉइंट से भी ज्यादा का आपको ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंट मिल रहा है। अब हो सकता है मार्केट यहां से नीचे और चली जाए, ये हमें नहीं पता, क्योंकि बॉटम तो किसी को नहीं पता है और ना ही हम बॉटम फिशिंग करने बैठे हैं। हम बैठे हैं यहां पे अच्छे स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पे खरीदने। तो चलिए दोस्तों, सीधा वीडियो में चलते हैं और सबसे पहला स्टॉक डिस्कस करते हैं। अब क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स होने वाले हैं तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे चलेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में ही बात करेंगे और इसमें से ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जो आप लोगों ने सुना नहीं होगा। एशियन पेंट्स के बारे में बात करते हैं। सेक्टर का लीडर है, 50% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर जो है एशियन पेंट्स के पास है और ऐसी लीडरशिप पोजीशन है एशियन पेंट्स की, ऐसा इनका नेटवर्क है, ऐसा इनका डिस्ट्रीब्यूशन है कि इस सेक्टर में घुस पाना और एशियन पेंट्स को हिला पाना बहुत ही मुश्किल है। लार्ज कैप कंपनी है, 2,93,000 करोड़ की मार्केट कैप है। जो पी है वो सेक्टर की पी से कम ही है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि आप बहुत ज्यादा महंगा चल रहा है। डिविडेंड 0.63% का है, तो डिविडेंड तो कुछ खास है नहीं, क्योंकि ये कंपनी कोई पीएसयू कंपनी नहीं है कि सारे के सारे प्रॉफिट को डिविडेंड के फॉर्म में बांट दे। ये उस पैसे को लगाते हैं अपनी ग्रोथ में। अब इतना लार्ज कैप होने के बावजूद, इतना ब्लू चिप होने के बावजूद आप इसके एक बार रिटर्न्स देखिए। 5 सालों में 168% के रिटर्न्स दिए हैं। वो भी तब है जब एशियन पेंट्स अभी तो बिल्कुल लुढ़का पड़ा है, क्योंकि हमारे बाइंग लेवल पे आया है तो ऑब्वियसली लुढ़का ही पड़ा है। उसके बावजूद अगर इतने शानदार रिटर्न्स कोई एशियन पेंट्स के साथ, एशियन पेंट्स की स्टेबिलिटी के साथ दे रहा है, मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ही शानदार रिटर्न्स हैं। 3 सालों में 17% के रिटर्न्स हैं और 1 साल में स्टॉक बिल्कुल स्लगिश चल रहा है। सो पहला स्टॉक हो जाता है एशियन पेंट्स। और अभी अगर बात करें कि इसको किस प्राइस पे लिया जा सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों एशियन पेंट्स को 3000 और उसके आसपास से लिया जा सकता है। तो बिल्कुल ऑलमोस्ट पका पकाया ही खड़ा है। यहां से 2% से भी अगर ज्यादा गिर जाता है तो वहीं से ये स्टॉक लेने लायक हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। इस वीडियो में जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए जा रहे हैं ये सब मेरे पसंदीदा स्टॉक्स हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में वही स्टॉक्स डालें जो आपको पसंद हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं इन स्टॉक्स की तरफ थोड़ा सा नेचुरली बायस्ड हूं, क्योंकि मैं इन सारे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हूं। तो इसीलिए आप लोगों को इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल
पर्पज से लेना है और सीखना है कि किस तरीके से हमें सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, और थोड़ा सा आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि किस तरीके के स्टॉक सेलेक्ट करने चाहिए। बाकी अल्टीमेट जो पोर्टफोलियो है, अल्टीमेट जो स्टॉक्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी चॉइस के होने चाहिए। अगला स्टॉक है दोस्तों एस्ट्रल। एस्ट्रल पाइप्स जो है, अब आप लोगों को पता है कि पाइपिंग सॉल्यूशंस में तो इसको महारत हासिल है ही और सेक्टर का लीडर है, और इसके पास भी अच्छा खासा मार्केट शेयर है। अगर मार्केट कैप के बारे में बात करोगे 38,000 करोड़ की मार्केट कैप है। मिड कैप से लार्ज कैप के बीच की कंपनी है, और जो पी है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड है, क्योंकि इस स्टॉक को थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन ही मिलता है, और ये स्टॉक ज्यादा गिरता नहीं है। ऑल्दो पिछले एक साल में तो कई बार गिर चुका है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, लेकिन यूजुअली आपको इतने ज्यादा मौके खरीदने के देता नहीं है। अभी अगर आप देखोगे 5 सालों में 275% के रिटर्न्स हैं। कोई अगर ब्लू चिप स्टॉक आपको इतने अच्छे रिटर्न्स दे रहा है दोस्तों, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हैं। पिछले एक साल में कोई रिटर्न नहीं दिए हैं, -12% के रिटर्न्स हैं, लेकिन 3 सालों में देखिए 122% के रिटर्न्स, 2 सालों में देखिए 58% के रिटर्न्स। लॉन्ग टर्म के लिए शानदार स्टॉक है। पिछला एक साल तो जिन भी कंपनीज में कहीं से भी क्रूड या क्रूड डेरिवेटिव्स, किसी भी तरीके के इस तरीके के रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, उन सारी कंपनीज पे आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इन सारी चीजों के जो प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट हो गए थे बीच में। सो मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक तो बिल्कुल पका पकाया खड़ा है। अगर इसको पोर्टफोलियो में ऐड किया जाता है तो ये भी बहुत बढ़िया एडिशन होगा। अगला स्टॉक है बजाज फिनसर्व। बहुत ही शानदार स्टॉक है। इस स्टॉक के बारे में तो मैं आप लोगों से क्या डिस्कस करूं, सबको इसके बारे में पता है। 2,38,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 3% से गिरा था स्टॉक फ्राइडे को। अगर हम बात करें इसके रिटर्न प्रोफाइल की, तो आप देख सकते हैं 5 सालों में 175% के रिटर्न दिए हैं, 3 सालों में 60% के रिटर्न दिए हैं, और 1 साल में -7% के रिटर्न हैं। अभी इस स्टॉक में कुछ दिन पहले स्प्लिट और बोनस दोनों आए थे, जिसकी वजह से जो इसका प्राइस है 1:10 हो गया है। पहले ये स्टॉक 1497 की जगह 15,000 16,000 इस तरीके से चला करता था। अभी स्टॉक स्प्लिट और बोनस की वजह से इसका जो प्राइस है वो कम हो गया है, लेकिन फिलहाल दोस्तों ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है एकदम पका पकाया खड़ा है। अगर आपको कंसिडर करना है तो आप इसके बारे में और स्टडी अपनी कर सकते हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों डी मार्ट। डी मार्ट जो कि ऑर्गेनाइज रिटेल में काम करता है, आप लोगों को पता होना चाहिए 15% ही मार्केट शेयर है जो कि ऑर्गेनाइज रिटेल है, और अनऑर्गेनाइज है 85%। तो आप समझ सकते हैं कि डी मार्ट के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो अनऑर्गेनाइज है उसको ऑर्गेनाइज में कन्वर्ट करने के लिए, और डी मार्ट ये करता आया है पिछले बहुत सालों से और आगे भी करते रहने की उम्मीद है। मार्केट कैप देखिए 2,51,000 करोड़ की मार्केट कैप है। डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं देता है, हाई ग्रोथ स्टॉक है, और आपको इसमें ग्रोथ बहुत ही शानदार देखने को मिली है। अभी तक तो 5 सालों में देखिए 236% के रिटर्न्स हैं। पिछले एक साल से स्लगिश चल रहा है डी मार्ट, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा भाग गया था, तो वहां से थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन और टाइम करेक्शन चल रहा है। 16% के नेगेटिव रिटर्न्स, 3 ईयर्स में देखिए 101% के रिटर्न्स, 2 सालों में देखिए 45% के रिटर्न्स। शानदार स्टॉक है, मेरा बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है। अगर आप रिटेल में कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो डी मार्ट कुड बी वन ऑफ द गुड चॉइसेस। अगला स्टॉक है दोस्तों एचसीएल टेक्नोलॉजी। आईटी सेक्टर का स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में ना हो तो हो सकता है वो पोर्टफोलियो इनकम्प्लीट सा लगे। मार्केट कैप देखिए लार्ज कैप आईटी सेक्टर की कंपनी है, मार्केट कैप 2,80,000 करोड़ का है। जो इसकी पी है 20 चल रही है, सेक्टर की पी है 29, उससे काफी सस्ते वैल्यूएशन पे है, और ये हमेशा सस्ते वैल्यूएशन पे ही चलता है सेक्टर से रिलेटेड। इसीलिए मुझे लगता है दोस्तों ये सेक्टर का अंडरडॉग है, और इसमें बहुत ही वैल्यू मुझे नजर आती है। शानदार स्टॉक है। अभी जो आईटी सेक्टर की दिक्कतें थी वो ऑलमोस्ट मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। 1-2 क्वार्टर और लगेंगे, उसके बाद जब आप देखेंगे तो यही स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा रहे होंगे। 5 सालों में देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसा स्टेबल लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी के रिस्क जिसका बहुत ही कम है, उसमें 5 सालों में 132% के रिटर्न्स मिले हैं। अगर आपको एफडी में ये पैसा डालना होता तो आप बताइए मुझे कितना पैसा मिलता? 30% रिटर्न्स मिल जाते, बेस्ट केस सिनेरियो में 35% रिटर्न्स मिल जाते। चलिए और कुछ और इंस्ट्रूमेंट ले लिया आपने जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क है, 50%, 60%, 132% रिटर्न्स विद द स्टेबिलिटी ऑफ एचसीएल टेक्नोलॉजी। मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है। ये सारे मेरे पर्सनल ओपिनियन हैं, आप डिफर कर सकते हैं, और किस पॉइंट पे आप डिफर करते हैं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। 3 सालों में 80% के रिटर्न्स दिए हैं, पिछले एक साल में तो आईटी सेक्टर की कंपनीज ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए हैं, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। सो ये स्टॉक भी पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है अगर आपको अच्छा लगता है और अगर आप आईटी सेक्टर में कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। उसके अलावा भाई देश में अगर कोई बिजनेस चलाना है तो उसके लिए चाहिए पैसा, और पैसे के लिए क्या चाहिए? बैंक्स जो लोन दे सकें, और लोन देने के लिए बैंक चाहिए, तो आपके पोर्टफोलियो में भी बैंक होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। बिना बैंक के भी पोर्टफोलियो अधूरा अधूरा लगता है। और अगर मैं बैंक्स में जाता हूं तो मैं सबसे पहले पकड़ता हूं प्राइवेट सेक्टर लार्ज कैप बैंक्स, और पीएसयू बैंक्स में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। अगर आपका है तो पीएसयू बैंक्स में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है एसबीआई, और एसबीआई ही एक अच्छी चॉइस है पीएसयूज में। अदरवाइज पीएसयूज को मैं तो अवॉइड करने की कोशिश करता हूं।
प्राइवेट सेक्टर बैंक में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक मुझे काफ़ी पसंद है। आप देख सकते हैं अभी एकदम पका पकाया खड़ा है 1821 पे। मार्केट कैप तो बहुत बड़ी है ही, 3,61,000 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी कि लार्ज कैप स्टेबल कंपनी है जिसमें रिस्क हो जाता है लो, अपने आप ही नेचुरली इसका रिस्क लो हो जाता है। लेकिन रिटर्न्स देखोगे 5 सालों में 80% के रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम दिख सकते हैं क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक ने पिछले 2 सालों में कोई भी रिटर्न्स नहीं दिए हैं, -5% के रिटर्न्स हैं। थोड़ा सा बैंक्स में दिक्कतें चल रही हैं, जब से कोविड आया है तब से बैंक्स उतने अच्छे से रिकवर नहीं कर पाए हैं। पर मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी सब्सिडरीज हैं और उनको लिस्टिंग करने की बातें आती रहती हैं मार्केट में, तो जब भी उनकी कभी लिस्टिंग होगी तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। सो बैंक्स में मेरा पिक रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। उसके अलावा मेरा बहुत ही चहेता स्टॉक पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, जो आपको साल में खरीदने के एक ही मौके देता है या फिर 2 साल में एक ही मौका देता है, और ये आपको खरीदने का मौका तभी देता है जब कोई बड़ी गिरावट चल रही है, जैसे कि अभी चल रही है कोविड की वजह से। नॉर्मल गिरावटों में तो आपको कभी ये खरीदने का मौका देगा ही नहीं। मार्केट कैप देखिए 1,26,000 करोड़ की मार्केट कैप है, लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है, हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है चाहे कितना भी गिर जाए, क्योंकि ये स्टॉक है ही ऐसा। ये कौन सी कंपनी है दोस्तों? जो कंपनी फेविकॉल बनाती है, और इस सेक्टर में, इस कैटेगरी में इसका कोई ऐसा कॉम्पिटिटर नहीं है जो इसके आसपास भी खड़ा होता हो। डिविडेंड यील्ड 0.4% की है, कोई ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन 5 सालों के रिटर्न्स देखिए, मुझे ये बहुत ही स्टेबल स्टॉक नज़र आता है। और उसके साथ साथ अगर मुझे 5 सालों में 163% के रिटर्न्स मिल जाते हैं, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा हैं। 163% के रिटर्न्स शानदार हैं। अगर आप 2 सालों में देखोगे 43% के रिटर्न्स हैं, और पिछले 1 साल में देखोगे तो 3% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, जहां आपने पीछे देखा होगा हर एक कंपनी में नेगेटिव रिटर्न्स ही थे। तो इस तरीके का स्टॉक है, ये ज़्यादा गिरता नहीं है। और दोस्तों इतनी बड़ी मार्केट में गिरावट आने के बावजूद, 1000 पॉइंट्स की गिरावट आने के बावजूद, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना और भी बाकी रह गया है। मैं इसको इस प्राइस पे खरीदना पसंद नहीं करूंगा, मैं इसमें थोड़ा सा और वेट एंड वॉच करूंगा। और मैं चाहूंगा कि ये स्टॉक अगर मुझे 2300 से 2400 के बीच में, इस रेंज में मिल जाता है, तो इसमें लेने में मज़ा आएगा। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मैं इसमें लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, सो इसलिए इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना और बाकी रह गया है। अगर मार्केट यहाँ से कोविड की वजह से 1-2 दिन और गिरती है, तभी ये हमारे हाथ आ सकता है। और दोस्तों ये स्टॉक, मैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर एक बार हाथ आ गया तो आ गया, अदरवाइज ये खरीदने के मौके देता नहीं है। अगला स्टॉक है दोस्तों पॉलीकैब, बहुत ही शानदार स्टॉक है। ये स्टॉक भी आपको साल में एक मौका दे दे तो भी बहुत बड़ी बात है। फ्राइडे को 4% की गिरावट हुई है, लेकिन फिर भी खरीदने लायक नहीं हुआ है। मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, जो पी है वो इसकी सेक्टर की पी से कम चल रही है, इतने ज़्यादा हाई ग्रोथ स्टॉक होने के बावजूद। और डिविडेंड यील्ड 0.56% की है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ये तो हाई ग्रोथ स्टॉक है, इसमें डिविडेंड वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप इसके रिटर्न्स के बारे में बात करोगे, इस कंपनी को अभी 5 साल भी नहीं हुए हैं लिस्ट हुए, लेकिन 3 सालों में ही देखिए आप 163% के रिटर्न्स 3 सालों में, 2 साल में 142% के रिटर्न्स, और पिछले 1 साल में 5% के रिटर्न्स दिए हैं। ये इसीलिए आपको कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि पॉलीकैब बनाता है केबल्स एंड वायर्स, और इसने हेवेल्स का सारा मार्केट शेयर खा लिया है, जब वो हेवेल्स पहले सेक्टर का लीडर हुआ करता था। और इसमें रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं, रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई चले गए थे, सो उसकी वजह से इनके भी थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन पे असर पड़ा है, जिसकी वजह से पिछले 1 साल में उतनी अच्छी खासी तेजी आपको देखने को नहीं मिली है। बीच बीच में जाता है ऊपर, लेकिन वापस स्टॉक नीचे आ जाता है। लेकिन स्टॉक शानदार है, फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं। जैसे ही रशिया यूक्रेन का वॉर थोड़ा सा सबसाइड हो जाएगा, या जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं थोड़े से नीचे आना शुरू हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं, सो इनके जो प्रॉफिट मार्जिन से वापस आ जाएंगे और पॉलीकैब वापस तैयार हो जाएगा भागने के लिए। ये देखिए अभी यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश भी करी थी, अपने ऑल टाइम हाइज लगाए थे यहाँ पे इसने, जहाँ पे मार्केट के साथ साथ इसने ऑल टाइम हाइज लगाए थे, ऊपर जाने ही वाला था कि मार्केट में फॉल आ गया और ये स्टॉक भी गिरना चालू हो गया है। इस स्टॉक को मैं अभी इस प्राइस पे खरीदना पसंद नहीं करूंगा, मैं इस स्टॉक में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा, और मैं इसको चाहूंगा इस प्राइस पॉइंट के आसपास, अगर ये मुझे 2300 के आसपास मिल जाता है, तभी मैं पॉलीकैब को लेना पसंद करूंगा। इस प्राइस पे तो मैं इसको अवॉइड ही करूंगा, बहुत ज़्यादा भागा हुआ स्टॉक है, पिछले 1-1.5 साल से एक ही रेंज में इस तरीके से कंसोलिडेट भी किया जा रहा है, यानी कि ये एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का वेट कर रहा है। इसीलिए दोस्तों मैं इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा, और ऐसा लगता है कि अगर मार्केट इस तरीके से गिरेगी तो ये हमारे हाथ आ सकता है, अगर नहीं आएगा तो मैं इसको जाने दूंगा। इसलिए कभी भी दोस्तों सपोज करिए आपको किसी पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स खरीदने हैं, तो आपको वहां पे 12, 13, 14 ऑप्शंस लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 स्टॉक्स चुन लिए और वो आप सारे के सारे खरीद लें, क्योंकि उसमें आपको बाइंग प्राइस भी तो देखना है, ऐसा नहीं है किसी भी रैंडम प्राइस पे खरीद लें। तो ऐसा हो सकता है इसमें से 1-2 मौका ना दें, तो आपको यहाँ से जो रिजर्व हैं इसमें से खरीदने पड़ सकते हैं, उनके बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। अगला स्टॉक है दोस्तों रिलायंस। इसके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत
नहीं है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी 16,92,000 करोड़ की मार्केट कैप है। अगर आप इसकी पी देखोगे तो सेक्टर की पी के आसपास ही है, लेकिन दोस्तों इसका सेक्टर कुछ डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनके बहुत डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। इनका जियो है, इनका रिलायंस रिटेल है, इनका फिर आ जाता है ऑयल एंड गैस बिजनेस आ जाता है, और बहुत सारे तरीके के छोटी छोटी सब्सिडरीज और भी हैं। सो ये 3 मेजर इनके बिजनेसेस हैं, जिसको एक किसी सेक्टर में डालना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए सेक्टर की पी से इसको कंपेयर ना करें तो ही ज़्यादा बेटर है। डिविडेंड बिल्कुल भी देते नहीं है, खास 0.3% की डिविडेंड यील्ड है। लेकिन दोस्तों ये जो कंपनी है ये आगे के आने वाले डेकेड्स की प्लानिंग कर रही है। अभी रिलायंस ने 2 दिन पहले ही एक ही दिन में 3-4 कंपनीज का एक्विजिशन किया था दोस्तों। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था दोस्तों मेट्रो इंडिया को रिलायंस रिटेल ने एक्वायर किया है, जो कि इनके आगे आने वाले बिजनेसेस को सिनर्जी देगा। और इनका जो B2B कस्टमर्स हैं वो सारे के सारे मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं, B2B कस्टमर्स, जो रिलायंस रिटेल को सीधे सीधे मिल जाएंगे। उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो डाल दी थी, आप चाहें तो वो वीडियो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सो जो भी आगे के आने वाले प्लान्स हैं वो इंटैक्ट लग रहे हैं। रिलायंस रिटेल जोरों शोरों से अपना एक्सपेंशन पे ध्यान दे रहा है। रिलायंस जियो की जो 5G टेक्नोलॉजी है वो तो ऑलरेडी आ ही गई है, बहुत सारी सिटीज़ में ऑलरेडी 5G आ चुका है। सो रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल ये 2 ग्रोथ इंजन्स हैं रिलायंस के फिलहाल, जो इनके बिजनेस को आगे आने वाले डिकेड्स में आगे ले जाने वाले हैं। क्योंकि जो इनका पेट्रोकेम और ऑयल एंड गैस का जो ट्रेडिशनल बिजनेस था वहाँ पे तो आपको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, और वहाँ पे तो तभी इनको फ़ायदा होता है जब या तो क्रूड का प्राइस बढ़ जाए और इनके जो मार्जिन हैं वो बढ़ जाएं। अदरवाइज इनका जो फोकस है वो जियो और रिटेल पे ज़्यादा लग रहा है, और इनकी लिस्टिंग की बातें तो आती ही रहती हैं दोस्तों। तो अगर फ्यूचर में 1, 2, 3, 4 साल में कभी भी इन दोनों आर्म्स में से किसी की भी लिस्टिंग होती है तो वहाँ पे जो वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। अगर रिटर्न्स के बारे में बात करें, 5 सालों में 174% के रिटर्न्स दिए हैं, पिछले 1 साल में पॉजिटिव 6% के रिटर्न्स हैं, 3 सालों में 60% के रिटर्न्स हैं, 2 साल में 28% के रिटर्न्स हैं। अगर कोई 17 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, जो कि इतनी बड़ी कंपनी है, अगर 174% के रिटर्न्स दे सकती है 5 सालों में, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स हैं। क्योंकि ऐसी कंपनी को हिलाना डुलाना बहुत ही मुश्किल होता है। तभी भी इतना लार्ज कैप होने के बावजूद भी, इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होने के बावजूद भी, इतना ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड होने के बावजूद भी, क्योंकि रिलायंस में दोस्तों अपने आप में 5-6 सेक्टर छुपे हुए हैं, 174% के रिटर्न्स मिलना कोई मामूली बात नहीं है। शानदार स्टॉक है। लेकिन दोस्तों अभी ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है। रिलायंस में अगर बाइंग करनी है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। और अगर ये स्टॉक 2400 के आसपास मिल जाता है तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा बाइंग हो सकता है। ये है मेरा पर्सनल ओपिनियन। मैं इस स्टॉक को 2400 के आसपास लेना पसंद करूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइटन दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है, मेरा बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है, राकेश झुनझुनवाला जी का पसंदीदा स्टॉक है। राकेश झुनझुनवाला जी का तो इसमें बहुत बड़ा स्टेक है। अगर इसके मार्केट कैप के बारे में बात करोगे 2,20,000 करोड़ की मार्केट कैप है। पी देखिए सेक्टर की पी से कम है। इतना शानदार स्टॉक होने के बावजूद डिविडेंड यील्ड ना के समान ही मिलेगी, यहाँ पे 0.3% की डिविडेंड यील्ड है। लेकिन इसके रिटर्न्स देखिए, 5 सालों में 189% के रिटर्न्स, 3 सालों में 105% के रिटर्न्स, 2 साल में 66% के रिटर्न्स, 1 साल में 6.5% के रिटर्न्स। बहुत ही ज़्यादा स्टेबल स्टॉक है। अगर मार्केट गिरती है तो ये स्टॉक खड़ा हो जाता है, अगर मार्केट भागती है तो भागने लग जाता है। इस तरीके का ये स्टॉक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बिल्कुल कोर पोर्टफोलियो वर्दी स्टॉक है ये दोस्तों। कोर पोर्टफोलियो वर्दी स्टॉक है। ऐसे स्टॉक्स आपके कोर पोर्टफोलियो में होने चाहिए जो स्टेबिलिटी दें आपको, बहुत बड़े लार्ज कैप वाली, लेकिन रिटर्न्स दें इस तरीके के जैसा कि आपको यहाँ रिटर्न प्रोफाइल में देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसमें अभी तक उतनी गिरावट आई ही नहीं है। कल मार्केट इतने ज़्यादा गिरने के बाद भी आप देख सकते हैं इसमें कोई गिरावट नहीं आई थी। ये 0.0% के साथ क्लोज हुआ था, तो इतना ज़्यादा स्टेबल स्टॉक है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच बनता है। इस स्टॉक को भी मैं 2300 के आसपास लेना पसंद करूंगा। इस रेंज में अगर ये आ जाता है 2300 के आसपास, तभी मैं इसमें लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं इसको पहले भी इस डिप में ले चुका हूं और पहले भी इसको बहुत नीचे के प्राइसेस पे ले चुका हूं, तो मैं इसको कंसिडर करूंगा 2300 पे। अगर ये आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कह नहीं सकते, हमें जाने देना पड़ेगा। लेकिन मैं इस स्टॉक को महंगा बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगा। ये स्टॉक भी आपको साल में 1 या 2 मौके ही देता है खरीदने के, बाई चांस मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गिरती है तो। अगर मार्केट छोटा मोटा गिरती है तो आपको खरीदने का कोई मौका नहीं मिलता है। टाइटन में सिर्फ ज्वेलरी बिजनेस नहीं है दोस्तों, अभी इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो अच्छा कर रहे हैं। ऑल्दो मेन बिजनेस सो फार तो ज्वेलरी है, लेकिन इनका आई केयर बिजनेस भी है और इनका वॉचेस का बिजनेस भी है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें तो पता ही होंगी, और ये सारे बिजनेसेस भी छोटे छोटे धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे वो सारे स्टॉक्स। अब थोड़ा सा आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। अगर हम इस पोर्टफोलियो को, जितने भी इसमें मैंने स्टॉक्स बताए, मैंने सबको 10,000 ईच
वेटेज दे दिया है रफली, क्योंकि एग्जैक्ट तो बैठेगा नहीं। तो सपोज करिए कोई 3,000 का स्टॉक है तो मैंने उसके 3 शेयर्स ले लिए। अगर कोई 2500 का स्टॉक है तो मैंने उसके 4 शेयर्स ले लिए। इस तरीके से 10,000 ईच में अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 10 स्टॉक्स के बीच में तो टोटल 1 लाख हो जाता है। इस तरीके से 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको 10 लाख का बनाना है तो उसको 10,000 को भी 10 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सारी वैल्यूज मैं डाल देता हूं तो आप इस पोर्टफोलियो को अगर निफ्टी 50 से कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ जो हमारे इस पोर्टफोलियो की आ रही है वो आ रही है 29.9%, जबकि निफ्टी 50 की कितनी है 14.3%। यानी कि हमारा पोर्टफोलियो जो है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में ज्यादा ग्रोथ वाला है। अब ऑब्वियसली अगर ज्यादा ग्रोथ वाला होगा तो जो थोड़ा सा प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। पी रेशो देखिए, पी रेशो हमारे पोर्टफोलियो का आ रहा है 57.8, जबकि निफ्टी का है 21.4, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन है। क्योंकि आप टाइटन का वैल्यूएशन देखेंगे, आप डीमार्ट का वैल्यूएशन देखेंगे तो उनकी जो पी वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं। डीमार्ट की स्पेशली बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन है। सो उन स्टॉक्स की वजह से हमारे पोर्टफोलियो का जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो बढ़ गया है। जबकि निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं, इसमें काफ़ी सारी पीएसयू कंपनीज भी आ जाती हैं जिसमें पी रेशो बहुत ज़्यादा कम होता है। उसकी वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें एवरेज आउट हो जाती हैं। अब ये एवरेज आउट हो जाती हैं तो रिटर्न्स भी एवरेज आउट हो जाएंगे, क्योंकि जैसी आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है वैसे ही आपको रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। निफ्टी की ग्रोथ ऐसी है तो रिटर्न्स भी आपको वैसे देखने को मिलेंगे। तो सारी चीज़ें वो तो रिस्क के अकॉर्डिंग मैनेज्ड ही हैं। अब दोस्तों अगर आप इस पोर्टफोलियो को थोड़ा अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। मैंने उनको इस तरीके के चार्ट में डाल दिया है। सो हमने जैसा कि डिस्कस किया था, एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डी मार्ट, पॉलीकैब, टाइटन, बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक्नोलॉजी, रिलायंस इंडस्ट्री, ये ऑल द ये हैं वो सारे के सारे 10 स्टॉक्स। अब मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन से पोर्टफोलियो हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली लेते हैं कि टाइटन किस कैटेगरी में आता है, तो वहाँ पे ये कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर जो है गलतियां कर देता है। तो हम इनकी गलतियों को सुधारेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉलीकैब किस में आता है? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आता है, ठीक है। टाइटन किस में आता है? टाइटन टेक्सटाइल और अपैरल इसमें नहीं आता है। टाइटन थोड़ा सा मिक्स है। टाइटन को आप ज्वेलरी में ले सकते हैं फिलहाल के लिए। वैसे तो वो मिक्स में ही आता है। यहाँ पे किसी एक सेक्टर में डाल पाना मुश्किल है, बट आई होप टाइटन का तो काफी क्लियर है, क्योंकि B2C है तो सब लोगों को पता है कि टाइटन करता क्या है। बजाज फिनसर्व भी डाइवर्सिफाइड है। बजाज फिनसर्व में इंश्योरेंस भी आ जाता है, और बजाज फिनसर्व जो है बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में दोस्तों क्या डिफरेंस है, और यहाँ पे क्या आप बजाज फिनसर्व की जगह बजाज फाइनेंस नहीं ले सकते? बिल्कुल, यहाँ पे बजाज फाइनेंस भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अलग अलग इन्वेस्टर टाइप के लिए अलग अलग प्रेफरेंस हो सकती है। सो किसके लिए कौन सा अच्छा है उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो डाल रखी है, बजाज फिनसर्व वर्सेस बजाज फाइनेंस। वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे कि बजाज फाइनेंस मेरी रिस्क एपेटाइट के साथ सही बैठ रहा है तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस ले सकते हैं, अदरवाइज बजाज फिनसर्व ले सकते हैं। तो वो पहले वीडियो चेकआउट कर लेना। बहुत ही 2-3 मिनट की छोटी सी अच्छी सी वीडियो है। अगर आपको उस वीडियो से समझ आ जाता है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना डिसीजन ले सकते हैं। उसके अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजीज आपका IT का हो जाता है। रिलायंस आपका ऑयल एंड गैस के साथ साथ, तो खाली ऑयल एंड गैस नहीं है इसमें, जैसे कि मैंने बताया जियो आ जाता है, उसके अंदर रिलायंस रिटेल आ जाता है। सो ये पूरा का पूरा अपने आप में 3-4-5 सेक्टर्स यहाँ से खुल जाते हैं। उसके अलावा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, तो केमिकल में एग्जैक्टली केमिकल सेक्टर का स्टॉक नहीं है। पिडिलाइट में येस क्रूड वगैरह यूज होते हैं, केमिकल यूज होते हैं, बट इसको केमिकल स्टॉक नहीं कहेंगे क्योंकि ये इस तरीके के केमिकल्स नहीं बनाता है। इनके अलग ही प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फेविकॉल है और इस तरीके के इनके प्रोडक्ट्स रहते हैं। एस्ट्रल इन्होंने जनरल इंडस्ट्री में डाल रखा है, आप एस्ट्रल को डाल सकते हैं, प्लास्टिक्स टाइप की चीज में डाल सकते हैं एस्ट्रल को। एशियन पेंट्स में डाइवर्सिफाइड डाल रखा है। एशियन पेंट्स अगेन पता ही है हमें कि भाई पेंट्स का बिजनेस करता है। अब उसको चाहे डाइवर्सिफाइड बोलो या चाहे कुछ भी बोलो, बोलने से फर्क नहीं पड़ता। हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी क्या करती है। ये सारे नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी कंपनी क्या करती है, और कोई बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए कि IT सेक्टर ही भर गया या ऑयल एंड गैस ही भर गया या बैंक्स ही भर गए। तो आप देख सकते हैं कि वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। ऑलमोस्ट सारे के सारे सेक्टर्स आपने कवर कर लिए हैं और किसी एक में बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। अब आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कैसे ट्यून कर सकते हैं? अपने अकॉर्डिंग ऐसे ट्यून कर सकते हैं, सपोज करिए आपको IT सेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा वेटेज बढ़ा दीजिए, एक शेयर इसका बढ़ा दीजिए, कहीं और से कम कर दीजिए। सपोज करिए आपको बजाज फिनसर्व ज़्यादा पसंद है तो एक शेयर यहाँ बढ़ा दीजिए, कहीं और से कम कर दीजिए। सपोज करिए कि आप टाइटन पे बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, एक शेयर यहाँ बढ़ा दीजिए, कहीं और से कम कर दीजिए। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग ट्यून कर सकते हैं। फिर आपको सपोज करिए इन सेक्टर्स में से किसी एक सेक्टर की ज़्यादा नॉलेज है जिसमें आपको लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा वेटेज बढ़ा सकते हैं। किसी और सेक्टर में जिसमें आपको थोड़ी सी कम नॉलेज है, कोई भी फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से एक शेयर
कम कर सकते हैं, 2 शेयर कम कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपने पोर्टफोलियो को ट्यून कर सकते हैं अपने हिसाब से और कस्टमाइज पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मैं आपको कोई भी स्पून फीडिंग नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने पोर्टफोलियो को ट्यून कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं आपको ऑल्टरनेट्स भी दे देता हूं। सपोज करिए हमने डिस्कस किया था कि इसमें वेट एंड वॉच करना है, वेट एंड वॉच करना है, और वेट एंड वॉच के चक्कर में कहीं हमें वो स्टॉक नहीं मिला तो हमारे पास और भी ऑल्टरनेट्स होने चाहिए। सो वो ऑल्टरनेट्स क्या हैं? तो दोस्तों वो ऑल्टरनेट्स हैं जैसे कि आप एससीएल टेक्नोलॉजीज में यहाँ पे अगर लार्ज कैप की जगह एक मिड कैप का तड़का लगाना चाहते हो तो यहाँ पे कोफॉर्ज लिया जा सकता है, यहाँ पे कोफॉर्ज लिया जा सकता है। बजाज फिनसर्व में जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बजाज फाइनेंस लिया जा सकता है। यहाँ पे अगर कोटक महिंद्रा बैंक की जगह आप चाहते हो कि कोई और बैंक लेना हो या 2 बैंक्स लेने हो तो एक आईसीआईसीआई बैंक को भी लिया जा सकता है। ऑल्दो करंट मार्केट प्राइस पे मैं लेना पसंद नहीं करूंगा, थोड़ी सी गिरावट के बाद ही कंसिडर करूंगा, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक भी एक बहुत अच्छी यहाँ पे चॉइस हो सकता है। बाकी पिडिलाइट का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, रिलायंस का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, एस्ट्रल का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, प्रिंस पाइप्स है पर प्रिंस पाइप से ज़्यादा मुझे एस्ट्रल पसंद है। एशियन पेंट्स में बर्जर पेंट्स की तरफ मैं जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है पेंट सेक्टर में, तो मैं आई वुड रादर गो विद द सेक्टर लीडर एशियन पेंट्स। और डीमार्ट का भी कोई ऑल्टरनेट नहीं है, पॉलीकैब का भी कोई ऑल्टरनेट नहीं है, मैं हेवेल्स से ऊपर पॉलीकैब को ही रखूंगा। सो बाकी किसी के ऑल्टरनेट्स पॉसिबल नहीं है, टाइटन का भी कोई ऑल्टरनेट नहीं है। जहां पे भी ऑल्टरनेट्स पॉसिबल हैं मैंने वहां पे आपको ऑल्टरनेट्स भी बता दिए हैं। तो दोस्तों बताइए कैसी लगी ये वीडियो, मज़ा आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, और किस तरीके से आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और ये जो प्रेजेंटेशन है आपको मेरी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या अच्छा लगा और कितनी अच्छी लगी। और अगर आपको इस चैनल की वीडियो इसी तरीके से पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको इस तरीके की सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी जहाँ पर अगर कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है उसको डिटेल में, डेप्थ में, बहुत ही छोटे वीडियोज़ के थ्रू आपको समझाया जाएगा बहुत ही आसान भाषा में। चाहे कहीं पे कोई बायबैक हो रहा है, कहीं पे कोई और कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है, कहीं पे कोई डिविडेंड आ रहा है, कहीं पे कोई स्प्लिट है, बोनस है, मर्जर है, डीमर्जर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बटन आपको नीचे सब्सक्राइब बटन के बगल में ही दिख जाएगा, उसको क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कीजिए और जो अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।